मुल्क का सर्विंग प्राइम मिनिस्टर दिन दहाड़े कोई उसको गोली मार देता है। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो एक आईजी पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई। वो एक प्लेन में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से मिलने जा रहे थे और वो प्लेन उनका क्रैश कर गया और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फाइल जो केस से रिलेटेड थी वो भी जल के खाकस्तर हो गई। जो मर्डरर था हुकूमत पाकिस्तान उनको पेंशन देती रही। सैयद अकबर को 450 रुपये महीना उनको वजीफा जाया करता था। फरवरी 1951 में पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन कोई 7,58,00,000। 56% जो लोग थे उनका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था। मुतालबा उन्होंने किया था बंगाली को भी उर्दू के साथ कौमी ज़बान डिक्लेयर किया जाए। जब वो नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। 8 स्टूडेंट्स जो थे वो हलाक हो गए। क़ायद-ए-आज़म की हमशीरा में रेडियो पाकिस्तान से खिताब करना था, उसमें उन्होंने कुछ तनकीद की थी मौजूदा हुकूमत के ऊपर। वॉइस को म्यूट कर दिया गया था। 1955 से लेकर 1958 तक 4 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रहे। तो इतनी जल्दी शायद टूथब्रश तब्दील नहीं करते जितनी जल्दी वज़ीर आज़म चला जाता था। हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, हम जनरल इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये अयूब खान साहब, गुलाम मोहम्मद, ये सिकंदर मिर्ज़ा भी यही मानते थे कि पाकिस्तान की जो उस वक्त की आवाम है अभी उस ज़हनी इस्तात पे नहीं पहुँचे कि वो अपने हुक्मरान खुद मुंतखब कर सकें। ये वो आवाम है जिसने बाकायदगी से मुल्क अपना हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन में अपने मर्जी के हुक्मरान चूज करने के वो अहल नहीं थे। हर पाकिस्तानी 15 रुपए का मखरूज था और इस वक्त हर पाकिस्तानी तकरीबन कोई 3 लाख रुपए कहा जाता है। 3.25 लाख हो गया। 1985 के अंदर IMF के अंदर और वर्ल्ड बैंक की शमूलियत जो है वो हासिल कर ली थी। पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन की पार्टीज थी इस हद तक वायलेंट हो गई, चीजें उठा उठा के फेंकने लगी। कोई भारी भरकम चीज शाहिद अली साहब के सर पे लगी है, वो लहूलुहान होके वहीं पे गिर पड़े, उनका इंतकाल हो गया। ये सब असेंबली में हो रहा है? जी, असेंबली में हुआ। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था, अब हो गया है, मगर आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे। जी हाँ, बदकिस्मती से 1958 अक्टूबर में पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान साहब। ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी वो सस्पेंडेड। 20 दिन के अंदर अंदर अयूब खान साहब को प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया और फौरन ही वो अपनी कैबिनेट जो अनाउंस करते हैं उसमें एक बड़ा दिलचस्प नाम है, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम, रफ्तार पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज से कुछ दिन पहले हमने रफ्तार के प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट अपलोड की थी जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर बात की थी। नवीस सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे और हमने पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या अहम वाक़यात हुए उन पर डिस्कशन की थी। आज उसी पॉडकास्ट का पार्ट 2 है और हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू गालिबन ख़त्म हुई थी कि जब लियाकत अली ख़ान का 1951 में मर्डर हुआ, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। सर, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू। पहली जो हमने बात जिसमें उसमें ज़्यादातर इवेंट्स जो किए थे वो थे कि जो पार्टीशन से लेके 1950 के शुरू होते हैं वक्त जो सारे इंसिडेंट्स हैं उनको कर लें। आज कोशिश हम ये करेंगे कि इस नशिस्त में जो 50 की दहाई के जो वाक़यात हैं उन पे ज़्यादा हम बात कर लें। 50 की दहाई वैसे तो ज़ाहिर सी बात है पूरा एक 10 साल का अरसा होता है, बहुत सारी शख्सियात के नाम आएंगे, इवेंट्स आएंगे, मुहर्रिकात आएंगे, लेकिन ये दहाई बुनियादी तौर पे 3 ऐसे नाम हैं जिनके इर्द गिर्द घूमती है। उनका सबसे पहला नाम मलिक गुलाम मोहम्मद का है जो गवर्नर जनरल थे, फिर सिकंदर मिर्ज़ा का है जो कि फिर गवर्नर जनरल और फिर सदर बन गए थे, और सबसे अहम नाम है इसमें अयूब खान साहब का। किसी हद तक जो पहले 2 मैंने नाम जो लिए, गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा ख़ास तौर पे, उनके बीच ज़्यादातर एक्शंस या जो उनकी मंसूब जो उनके से वाक़यात हैं उनका कहीं ना कहीं शाखसाना अयूब खान साहब से ही मिलता है। तो इस डेकेड की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तमाम जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो अयूब खान साहब के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल कहा कि अभी उससे थोड़ा सा पहले अगर चलते हैं तो जो एक सबसे बड़ा जो सानहा जो 1948 में क़ायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फेस करना पड़ा वो लियाकत अली ख़ान का असैसिनेशन था। अक्टूबर 1951 का ये वाक़या है और रावलपिंडी में ईस्ट इंडिया कंपनी बाग के नाम से वो मशहूर था। बाद में उसे कंपनी बाग भी कहते थे। ईस्ट इंडिया ज़्यादा लंबा हो जाता है और आई थिंक ईस्ट इंडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो याद भी रखा जाए, तो कंपनी बाग के नाम से वो ज़्यादा मशहूर था। वहाँ एक जलसा था 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान का। पहुँचे तो वहाँ पे जैसे ही वो रोस्ट्रम पे गए उन पे गोलियाँ जो हैं वो बरसाई गईं। और इसमें ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि वो तो वाक़या तो इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो एक्शंस लिए गए वो उस वाक़े को एक अजीब कस्म का, अगर शक किसी को नहीं भी था तो उस पर कुछ
अजीब कस्म की कंस्पिरेसी थियरीज लोग बनाने लगे। सही। अच्छा सर, उनको कोई थ्रेट्स वगैरह थी क्या पहले? हमारे इदारों के पास कोई रिपोर्ट हो, कुछ एज थ्रेट्स हो? सच कोई रिकॉर्डेड तो वो नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन वो ये था कि सैयद अकबर नामी एक आदमी जिसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान से था, वो अफ़गानी नेशनल थे, उन्होंने वो गोली मारी और जैसे ही गोली लियाक़त अली ख़ान को लगी तो उनके ऊपर सैयद अकबर जिसने गोली चलाई थी उस पर लोगों ने हमला किया और वहीं पर एक जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे उन्होंने गोली मार दी। अच्छा, यानी लोगों ने उनको जिंदा पकड़ लिया था और पुलिस अफसर ने आई थिंक गोली मार दी। मारपीट भी हुई। एक वर्जन ये भी था कि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने, जाहिर है उनको उस वक्त एक रिएक्शन होता है वो लिया गया, लेकिन गोली मारने का अमल तो बाद में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और बाद में जो कमीशंस भी बने थे उस पर काफ़ी सारे, उसमें भी आया कि वो वहीं के एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने ही अपने सीनियर के कहने के ऊपर उन्हें गोली मारी। ये बजाते ख़ुद काफ़ी एक अजीब सी बात थी। ये 1951 की बात है और आपको याद होगा इसके तकरीबन कोई 56 साल के बाद 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी उसी बाग में जो लियाकत बाग के नाम से अब मशहूर हो गया था, उनका भी एक जलसा था, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, वो भी अनफॉर्चुनेटली जो भी इंसिडेंट्स हुए वो तो हुए, लेकिन वहाँ पर भी उस वाक़े के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर तमाम जगह को धो दिया गया था, जिससे जो एविडेंस या जो भी ऐसे इस कस्म के हाई प्रोफाइल कोई असैसिनेशन अटैम्प्ट्स या मर्डर्स में तो वो जगह को बिल्कुल सील करके वहाँ पे लोगों की नकल हरकत को बिल्कुल पाबंद कर दिया जाता है। बनिस्बत उसके बदले आपने जो एक वाहिद आदमी जिसने हर एक के सामने एक्चुअली गोली चलाई उसको अगर मार दिया तो वो तो बहुत बजाते खुद वो हो गया था। सानेहा तो था अपनी जगह, लेकिन उससे 2-3 चीज़ें उससे लिंक्ड हैं। ये होती है अक्टूबर 1951 में। उसमें आईजी पुलिस थे साहिबजादा एतजाज़ुद्दीन, उनको फिर अपॉइंट किया गया एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सैयद अकबर के ऊपर जिस पुलिस अफसर ने गोली चलाई तो उसको भी तो किसी ने हुक्म दिया होगा ना, ऑर्डर्स दिए होंगे, उसकी कोई तहकीकात वगैरह नहीं हुई? मैं वो इसी पे आ रहा था। सैयद अकबर साहब का वैसे तो जैसे मैंने कहा कि उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान से था। हुकूमत अफ़गानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि ये बाद में ये वर्जन आया था कि वो बहुत पहले अपनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से वो अफ़गानिस्तान की जो शहरियत थी वो उससे वो दस्तबरदार हो गए थे और अंग्रेज़ों ही के ज़माने में वो NWFP के प्रोविंस में मुकीम थे, तो रहते वो उस एरिया में थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। बहरहाल इस इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन ही ज़ाहिर है हुआ। उसके नतीजे में ये कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल थे वो फ़ौरन वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आज़म बन गए लियाक़त अली ख़ान की जगह, और गवर्नर जनरल बन गए थे ग़ुलाम मोहम्मद, जो उस वक्त उससे पहले फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, बहुत सीनियर बंदे, यानी उस कायद आज़म के साथियों में फ़ाइनेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सीनियर और तजुर्बेकार आदमी वो तसव्वुर किए जाते थे। तो उससे पहले फ़ाइनेंस मिनिस्टर ही पाकिस्तान के पहले वही थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। फ़ौरन ही इन्वेस्टिगेशन के लिए, ज़ाहिर है मुल्क का सर्विंग प्राइम मिनिस्टर दिन दहाड़े कोई उसको गोली मार देता है, तो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो एक आईजी पुलिस साहिबजादा एतजाज़ुद्दीन साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई। कुछ उसमें पेशरफ्त भी हुई। अनफॉर्चुनेटली वो मज़ीद शक व शुबहात को एक बात जो उजागर करती है कि वो अगस्त 1952 के अंदर वो एक प्लेन में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से मिलने जा रहे थे और वो प्लेन उनका क्रैश कर गया और उसमें उनके साथ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फाइल जो केस से रिलेटेड थी वो भी चल के खाकस्तर हो गई। कितने लोग सर क्रैश में मरे थे? क्रैश में तो ज़्यादा लोग थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी यही थी। ठीक है। ये अगस्त 1952 की बात है। तो इस क्रैश के बाद फिर तहकीकात बंद कर ली? एक कमीशन और बना था और वो कमीशन 2 लोगों के ऊपर मबनी था। उस कमीशन को हेड कर रहे थे एक ऐसे साहब जिनका ताल्लुक़ जुडिशरी से था और बाद में जुडिशरी के बहुत एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। उनके साथ एक सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट थे अख्तर हुसैन साहब। वो एक कमीशन बना था। अगस्त ही में उन्होंने भी एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई और उस बेसिक रिपोर्ट के असैसिनेशन के ऊपर 3 उनके पॉइंट्स थे। पहला तो उनका ये था कि ये एक इनफरादी फेल था, सैयद अकबर का इसमें कोई कंस्पिरेसी या कोई साजिश या किसी कस्म का वो नहीं है। बुनियादी तौर पे सैयद अकबर का ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल फ़िट नहीं था।
उसको लियाकत अली ख़ान के कश्मीर के मामले के ऊपर कुछ जो पॉलिसीज़ थी उस पर नज़रियाती इख्तलाफ था, जिसके नतीजे में इंतहा पसंदी से काम लेते हुए उसने ये अपने इनफरादी फ़ेल में ये काम किया। ठीक है। तो किसी हद तक वो उसमें ये डिस्पेल हुआ नोशन कि जी ये कोई कंस्पिरेसी या ये कोई ऐसी लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कि उनको रास्ते से हटाने की कोई साजिश का इसमें आंसर वो उस रिपोर्ट में, कम से कम उस कमीशन की रिपोर्ट में वो हुआ। उस कमीशन की रिपोर्ट पे अलबत्ता बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने फ़ौरन ही तनकीद भी की थी कि ये इनकन्क्लूसिव है, वक्त से पहले है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बाद में सुनने में आता है कि उनका वो जो मर्डरर था वो उनके घर पेंशन जाती रही है, हुकूमत पाकिस्तान उनको पेंशन देती रही है। पेंशन की तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये बात डेफिनेट है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये शाया भी हो चुका है बाद में, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ सरकारी ऑफिशियल्स ने यह तस्दीक की थी कि सैयद अकबर को हुकूमत पाकिस्तान यानी पार्टीशन के बाद भी, क्योंकि वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो NWFP के प्रोविंस में रहते थे, तो वहाँ पे 450 रुपये महीना उनको वजीफ़ा जाया करता था। अच्छा, ये बात भी सर, ये वजीफ़ा किन लोगों को दिया जाता है? वजीफ़ा तो उन लोगों को दिया जाता है ना जो मतलब किसी न किसी काम पे मामूर हों। ये भी बात है और दूसरी बात ये है कि ये भी कई लोग इसके विटनेस मौजूद थे कि उन्होंने गोली पहली रो के अंदर वो बैठे हुए थे जहाँ पे सिक्योरिटी अमला नॉर्मली होता है। ठीक। तो वो इस लिहाज से उनको वहाँ एक्सेस इतने आराम से, क्योंकि उन्हें ये पहली रो में ऐसा कोई आम आदमी तो नहीं आ सकता। तो वो बिल्कुल पहली ही रो में वहाँ पे वो बैठे हुए थे और उस महीने से उन्होंने गोली चलाई थी। तो ये बजाते ख़ुद थोड़े से काफ़ी इस बात को आज तक इन्वेस्टिगेट तो जाहिर सी बात है हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत शोर मचा इस बात पे कि मुल्क का एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के साथ ये क्यों हुआ। तो अगले जो उनके बाद इंटीरियर मिनिस्टर जो कश्मीर अफेयर्स भी देखते थे, मुश्ताक अहमद गुरमानी, उन पर जब बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए एक स्कॉटलैंड यार्ड से भी रब्ता करके वहाँ के भी एक इन्वेस्टिगेटर को ये असाइनमेंट दिया। उन्होंने फाइनली जो रिपोर्ट दी है वो 1955 में दी है, जून 1955। इनके तकरीबन 4 साल गुजर चुके थे असैसिनेशन को, और उसमें भी कोई 60-62 सफ़ों की वो रिपोर्ट थी, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें कोई 10,000 पाउंड का नजराना भी दिया। और उस रिपोर्ट में भी अल्टीमेटली यही कंक्लूजन था कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, इसमें कोई कंस्पिरेसी को रूल आउट किया जाता है। तो ये जो भी कमीशन या तो तहकीकात का थोड़ा सा ये लगता है कि इस बात पे ज़्यादा रिलाय कर रहे थे कि कम से कम ये इनफरादी हैसियत में किसी को किया जाए, ये किसी कस्म की साजिश या उस वक्त के मुख्तदरा लोगों को कहीं से कोई लिंक ना किया जाए। आई थिंक वो जो मुहावरा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो थोड़ा ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो था। एक तो बजाते ख़ुद जो प्राइमरी आपके पास एक आदमी मौजूद है जिसने सबके सामने गोली चलाई, उसका वहाँ पे फ़ौरन उसको आपको हलाक कर देना। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका एकदम से हवाई हादसे के अंदर और मवाद और इम्पोर्टेंट फ़ाइल के साथ वो ना रहना, और उसके बाद भी जो ये तमाम कमीशंस थे जिनका बहुत ही एक मखसूस एंगल जो है वो आपको इस्टेब्लिश करा, तो इस वजह से ये अनफॉर्चुनेटली ये खलिश जो है ये कभी सही हो नहीं सकी। चलें, और वही हमें 56 साल के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाले वाक़े में भी ऑलमोस्ट यही नज़र आता है। उसमें अगर ये नहीं तो कम से कम ये तो है कि आपने जो इमीडिएट शवाहिद जहाँ से आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मसलन ये जगह पे ये धो दिया या आपने उस आदमी को मार दिया या उस जगह को आपने सील नहीं किया, तो वो बाद में आपको क्या, कितने भी आप दुनिया के स्कॉटलैंड यार्ड के आप दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के सबसे काबिल अफसरान को भी लेके आ जाएं, वो क्या कर लेगा वहाँ पे। और फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो अब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। जी ठीक है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर कितनी उनके जो मर्डर के कितने दिनों बाद बन गए थे? जी फ़ौरन ही हो गया था। वो तो ज़ाहिर है मुल्क में कोई ना कोई तो निज़ाम चलना ही था, तो वो इस वजह से वो हुआ था। वो क्योंकि गवर्नर जनरल थे तो वो पहले उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर उन्होंने सिफारिश की क्योंकि गवर्नर जनरल रिपोर्ट्स टू दी ब्रिटिश मोनार्क, तो वहाँ से फिर करके फिर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1951 ही के हवाले से 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से उनको हम टच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो वो ज़रा लियाकत अली खान के बाद के, ये एक्चुअली लियाकत अली ख़ान के असैसिनेशन से पहले की बातें हैं। जनवरी 1951 में अयूब ख़ान जो हैं वो पहले पाकिस्तानी ओरिजिन के आर्मी के सरबराह ठीक है, वो मुंतखब हुए थे। इससे पहले जनरल डगलस ग्रेसी थे। उनकी जब रिटायरमेंट के बाद ये पहले ही फैसला 1950 के आखिरी क्वार्टर में हो गया था। और ये फैसला किसने किया था? लियाकत अली ख़ान की तरफ से ये हुआ था कि जो भी अब आर्मी चीफ जो हैं इनके बाद आर्मी चीफ या सब्सिक्वेंटली उसके बाद जैसे जैसे
ये नेवी के या एयरफोर्स के भी चीफ्स हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन के होने चाहिए। ठीक है। और उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी होते थे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब। इस्कंदर मिर्ज़ा साहब आगे चल के बहुत उनके प्रोमिनेंट लोगों में हैं इस डेकेड की डेवलपमेंट्स में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में ख़ास तौर पे। उन्होंने इस बात को ना सिर्फ सपोर्ट किया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अयूब खान साहब का नाम उन 4 नामों में नहीं था जो उस वक्त प्रेजेंट किए गए थे, जो सीनियर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी की तरफ से थे। और ये मानना है काफ़ी हिस्टोरियंस का कि उनका नाम पुश करने में इस्कंदर मिर्ज़ा साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था। अच्छा। बहरहाल जनवरी 1951 में अयूब खान साहब पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी ओरिजिन के पहले आर्मी चीफ बन गए थे। फरवरी 1951 में पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई, और ये इस लिहाज से दिलचस्प है कि एक जाहिर सी बात है, पार्टीशन के बाद इतना कुछ हुआ था कि लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई थी, तो एक कम से कम ये मरदमशुमारी इस लिहाज से अहमियत की हामिल है। इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि काश ये सिलसिला जारी रहता तवातुर के साथ। हमारे यहाँ अक्सर मरदमशुमारियाँ उसके बाद जो हैं, ख़ासतौर पे मज़ीद अगर पिछले 25-30 साल की देखे जाएँ तो उनमें तवातुर नहीं रहा। बहरहाल 1951 में जो पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान की हुई है, उसमें पाकिस्तान की आबादी मजमूई तौर पे तकरीबन कोई 7 करोड़ 58 लाख थी। ठीक है। जिसमें जो मशरक़ी पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 4 करोड़ 21 लाख लोग थे, और जो मगरबी पाकिस्तानी, इसमें पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान के सूबे हैं, वो तकरीबन कोई 3 करोड़ 48 लाख है। तो इस लिहाज से वो यानी आबादी का 56% जो लोग थे उनका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था, 44% का मगरबी पाकिस्तान से था। इसी लिहाज से अगर डेमोग्राफिक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन वो देखा जाए तो तकरीबन कुछ 86% लोग मुसलमान थे, 13% वो लोग थे आबादी का हिस्सा जिनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था, और 1% ऐसे थे जिसमें ईसाई और बाकी दीगर मज़ाहिब जो हैं उनसे ताल्लुक़ था। तो ये तो एक डेमोग्राफिक हमारे सामने आ जाता है कि 1951 में सूरत हाल आपकी क्या थी। मतलब वेस्ट पाकिस्तान अक़लियत में था? जी बिल्कुल अक़लियत में था, और यही वजह थी कि अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान में बनने के बाद जब उर्दू को सरकारी कौमी ज़बान डिक्लेयर किया गया, तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में ये वाकई सवाल उठा था कि एक जब आबादी के एतबार से भी ज़्यादा है और एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बंगाली बोली जाती है, तो दोनों ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया जाए, जिस पे काफ़ी रेजिस्टेंस आई थी, ख़ासतौर पे वेस्ट। लॉजिकल बात है सर, आनी जी लॉजिकल तो खैर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो अक्सर जो अब आप इक़्तिदार में होते हैं तो शायद उस वक्त समझ में आना शायद उस वक्त नहीं, बाद में आदमी हाइंडसाइट में शायद वो उसका बारे में अफसोस भी कर सकता है और उस पर कुछ मुशाहिदा भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये उर्दू के साथ साथ बंगाली को कौमी ज़बान बनाने का ये वेस्ट पाकिस्तान में ये नहीं चलने दिया गया और उसे उर्दू ही को रखा गया। इसकी वजह से एक तो अनरेस्ट पहले ही से था, और 1952 से वो थोड़ा ज़्यादा जड़ पकड़ने लगा। जाहिर सी बात है, जब मरदमशुमारी के रिजल्ट्स आ गए तो फिर था, उसकी वजह भी और रीज़न थी, लेकिन एक ये इसकी वजह से लोगों में एक गम गुस्सा होने लगा। 21 फरवरी एक लिहाज से इम्पोर्टेंट डेट है, 21 फरवरी 1952। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। 21 फरवरी को वहाँ स्टूडेंट्स ने, ख़ासतौर पे ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया इसी ज़बान को ना डिक्लेयर। उनका मुतालबा फिर दोबारा से उन्होंने किया था कि बंगाली को भी उर्दू के साथ कौमी ज़बान डिक्लेयर किया जाए। जब वो नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, जहाँ पे उनको रोकने के लिए जो अक्सर तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो लाठी या गोली का चलाना, जिसके नतीजे में तकरीबन 8 स्टूडेंट्स जो थे वो हलाक हो गए। ये इंसिडेंट इस लिहाज से था कि वो इससे बहुत ज़्यादा जो लोगों के दिलों में ये बात हुई कि ये इतना एक्सट्रीम रिएक्शन क्यों आया है। 21 फरवरी इस लिहाज से वज़ीर आज़म थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनका ताल्लुक भी यही वजह थी। जी हाँ, जब वो पहली दफ़ा गए हैं वज़ीर आज़म की हैसियत से ईस्ट पाकिस्तान, तो उनसे मुतालबा ये फिर दोबारा किया गया था कि अब शायद कुछ उस बात को देखा जाएगा मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया कि अभी फ़िलहाल उर्दू ही जो है वो कौमी ज़बान है। मतलब ये कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के होते हुए इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया गया क्योंकि वो खुद ईस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। लेकिन उसका रिएक्शन जो था वो भी बहुत ज़्यादा कोई उसको हैंडल भी सही तरीके से शायद नहीं किया गया। बहरहाल प्रोटेस्ट हुए, वो स्टूडेंट्स के जो काफ़ी सारे हुए, और फिर जो बंगाल की दस्तूर साल असम्बली है उस तक ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये होना चाहिए, कि ना सिर्फ ये पब्लिक लेवल के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो गए थे, बल्कि इवन जो आपकी दस्तूर साल असम्बली है उसने भी ये डिमांड की थी कि ये इट्स ओनली फेयर कि आप बंगाली को भी उर्दू के साथ कौमी ज़बान का दर्जा दें।
21 फरवरी इस लिहाज से वो उसका ओरिजिनेट किया, वो बहुत सालों की उनकी जद्दोजहद थी जो बाद में हुआ 1954 में जाके वो फिर अल्टीमेटली हो गया था। लेकिन 21 फरवरी क्योंकि स्टूडेंट्स लेवल पे हलाकतें हुई थी और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए थे, तो इवन कई सालों के बाद, जब बांग्लादेश के बाद बनने के बाद भी 21 फरवरी वहाँ पे एक्चुअली वो नेशनल लैंग्वेज डे मनाया जाता था। हद तो ये है कि 1999 में यूनेस्को ने उसे मादरी ज़बान का कौमी दिन भी बनाना शुरू किया और 2002 से तो ये ग्लोबली इस वक्त यूनाइटेड नेशंस उसको इंटरनेशनल डे फॉर मदर लैंग्वेजेस उसी 21 फरवरी के पस मंज़र में मनाया जाता है। तो वो इस लिहाज से एक तारीख़ के अतबार से एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा फैसल, वैसे आप मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि पंजाब के और बिलखुसूस लाहौर में इलेक्शन होते हैं और वहाँ मुस्लिम लीग लाहौर की कुछ सीटों के ऊपर तीसरे नंबर पे है जिस दिन इलेक्शन हो रहे होते हैं, और जब इलेक्शन के नताइज आते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं कि वो अचानक पहले नंबर पे सीट जीत गई है। तो आपको कौन सा इलेक्शन की एकदम से ख्याल आएगा? अभी लास्ट वाले इलेक्शन, और आपने तो तीसरे नंबर का कहा, यहाँ तो हमने 10वें नंबर वाले को भी जीतते देखा सर। बिल्कुल, मुझे भी ये था कि आपका पहला ख्याल ये होगा कि शायद मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पर मैं ये 2024 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। ये बात है मार्च 1951 में प्रोविंशियल असेंबली जो पंजाब की थी उसके इलेक्शन होने थे, क्योंकि उससे पहले ही असेंबली डिज़ोल्व, हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि वो वहाँ पे काफ़ी सियासी चपकलिश थी जिसके नतीजे में फिर वो असेंबली बर्खास्त हो गई थी। तो मार्च में वहाँ इलेक्शन होते हैं और वहाँ इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ख़ासतौर पर लाहौर की सीटों से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर SS जाफरी गालिबन उनका नाम था, उनको ये टास्क दिया गया और ज़्यादातर लोगों का जो उस हवाले से उस ज़माने में इलेक्शंस के जो रिपोर्टिंग हुई है वो ये कि लोग दंग रह गए थे कि किस लेवल के ऊपर धांधली हुई थी। नतीजे इतने ज़्यादा चेंज हुए थे और वो सारा कुछ हुआ था कि वो अल्टीमेटली यही हुआ कि वोट आपने किसको दिया है, और जो नतीजा है वो जब आता है तो वो जो तीसरे या चौथे नंबर पे था वो अचानक जो है, और ये सारा एफर्ट किया गया था। फॉर्म 45 47 का चक्कर, फॉर्म 45 और 47 की टेक्निकलिटी तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, लेकिन बेनिफिशियरी सबसे बड़ी जो थी वो मुस्लिम लीग थी। अच्छा। उसमें साबका और लाहका उस वक्त नहीं लगता था, सिर्फ मुस्लिम लीग ही होती थी। लेकिन बहरहाल ये जो इलेक्शन हुए थे इसमें कोई 197 सीट्स में से कोई 153 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती थी, और वो किस तरह जीती थी, आई थिंक वो अगर यही तरीक़ा कहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई जेन्युइन सीट्स नहीं थी। लेकिन ये इब्तदा ही ये 1951 में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस थे जिनमें बाकायदगी से बहुत ही बेशर्मी से धांधली की गई थी। तो सर हमारी तो बुनियाद ही इसी चीज़ पर रखी गई, तो अब हमें इतनी हैरत क्यों होती है ये देख के कि धांधली और ये वो, हमारी तो गुट्टी में है सर ये चीज़। जी बिल्कुल है, लेकिन वही शायद आदमी अच्छे की उम्मीद कभी ना कभी रखता है कि शायद किसी न किसी गलती से कोई सबक सीखा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मुस्तकिल मिजाज रहे हैं हम इस मामले में। सही, चले सर आगे बढ़ते हैं जी। ये बताइए कि इस दौरान सर फातिमा जिन्ना का क्या रोल था, वो क्या कर रही थी, सियासत में एक्टिव थी? नहीं, प्रोएक्टिव तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक सिर्फ वाक़या ये है कि कायद आज़म की तीसरी या चौथी बरसी पे गालिबन उनको 11 सितंबर को उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से ख़िताब करना था, और वो उसमें उन्होंने कुछ तनकीद की थी खासतौर मौजूदा हुकूमत के ऊपर। यानी उस वक्त 51 की बात है तो उस वक्त लियाकत अली ख़ान की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो तकरीर उनकी सेंसर की गई थी। लेकिन ये रेडियो पाकिस्तान के उस वक्त ज़ैद बुखारी साहब जो थे वो सरबराह थे, और ये बाकायदगी से उन्होंने शिकायत की थी और फिर वो दोबारा से उनको मौका दिया गया था। नहीं, वो तकरीर लाइव थी क्या या रिकॉर्ड? लाइव थी, लेकिन वो हिस्से कुछ जो काबिल एतराज़ थे वो उसमें से निकाल दिए गए थे, वॉइस को म्यूट कर दिया गया था। अच्छा जी। तो जब कायद आज़म की हमशीरा के साथ ये हो सकता है कि वो अगर लाइव रेडियो पाकिस्तान पे तकरीर कर रही हूँ और वो जो है सेंसर हो जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है। फातिमा जिन्ना साहिबा को जब बाद में पता चला होगा कि म्यूट कर दिया गया था, तो बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करवाया? जी, उन्होंने ही प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, जिसके नतीजे में फिर वो दोबारा से, मैंने कहा कि वो हिस्से जो हज़फ भी किए गए थे उसमें से वो फिर दोबारा से तकरीर हुई थी। लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पे वो 60s में हमें उनका रोल एकदम से दोबारा रिवाइव होते हुए नज़र आता है, लेकिन कायद आज़म के इंतकाल के बाद वो थोड़ी सी सबड्यूड हो गई थी एक्टिव पॉलिटिकल उसमें पार्टिसिपेशन में। हमने बात अभी की थी 1952 की, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे।
इसी तरह कौमी ज़ुबान के लिए जी, कौमी ज़बान में, और वो बुनियादी तौर पे वही वहाँ पे था मसला जो था। कराची में भी कुछ ऐसे मसाइल हुए थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे भी हुए थे, उनको हैंडल सही नहीं किया गया था, वहाँ पे भी कुछ हलाकतें हुई थीं। लाहौर में भी जो हालात थे वो मजहबी नौइयत के प्रोटेस्ट थे, जिसमें कोई 4 महीने के लिए 1953 में लाहौर में मार्शल लॉ भी नाफिज करना पड़ा था। वो बुनियादी तौर पे मजहबी नौइयत के थे, कादियानियों के उसमें हवाले से वो प्रोटेस्ट वो भी चले थे। नवंबर 1952 में असेंबली ही की फ्लोर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अदाद व शुमार दिए गए थे जो दिलचस्प हैं। उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो आबादी तकरीबन 8 करोड़ के अंदर ही थी, कोई 7 करोड़ 60 लाख थी, तो आप अगर 1-1.5 साल में थोड़ी सी और बढ़ गई होगी, बाहर 8 करोड़ से कम थी। और उस वक्त उनके फिगर्स के मुताबिक हर पाकिस्तानी जो है वो 15 रुपए का मखरूज था। अच्छा, ये 1952 नवंबर की बात है। अच्छा। 15 रुपए का मखरूज था, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क के क़याम के फ़ौरन बाद जो तरक्की के मंसूबों के लिए या जो भी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी मसाइल दरकार थे उनके लिए कर्जा लिया गया था। मतलब हमें कर्जा मिलना शुरू हो गया था? जी, हो गया था। तो उस वक्त का जो 8 करोड़ का अगर हम फिगर ले लें रफली, तो उसमें भी हर आदमी 15 रुपए का मखरूज था। आजकल अगर बात करें तो 2024 में तकरीबन हम कोई 24-25 करोड़ की आबादी है, ऑफिशियल फिगर्स तो यही कहते हैं। और इस वक्त अगर एवरेज लगाया जाए, इसका तखमीना ये होता है कि आप टोटल जो डेट आपका होता है उसको आप डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका जो पर डेट कैपिटा है वो आपका पता चल जाता है कि एक आदमी कितने उसका मखरूज। तो इस वक्त तकरीबन कहाँ उस वक्त हम 1952 में 15 रुपए के तो शुरू हो गए थे मखरूज होना हर इनफरादी सैदियत में, और इस वक्त हर पाकिस्तानी तकरीबन कोई 3 लाख रुपए कहा जाता है। 3.25 लाख हो गया। जी जी, तो वो 3.25 लाख, वो 15 रुपए से 3.25 लाख का सफ़र। मसला ये है कि मखरूज रहना बजाते खुद जो है वो शुरू ही से शायद हमारे निज़ाम का वो हिस्सा ले रहे हैं। तो आई जस्ट थॉट ये एक चीज़ शेयर कर ली जाए। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में जैसे मैंने बताया कि बंगाल में ज़बान के नाम पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे, कराची में भी स्टूडेंट अनरेस्ट हो रहे थे, उनको भी हैंडल सही नहीं किया, वहाँ भी कुछ हलाकतें हुई। इसी तरह लाहौर में 1953 के फ़र्स्ट हाफ में मार्च के महीने से लेके मई तक मजहबी नौइयत के इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना पड़ गया था। अच्छा। और तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिसमें मुहर्रिकात ये बनाने के, और इसमें ग़ुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल ने ये बहाना बना के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बुला के और यही रीज़न्स दिए थे, ये तमाम अनरेस्ट जो एक वक्त में कई जगह पे हुए थे कि आप क्योंकि ये संभाल नहीं पा रहे हैं तो इसलिए उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया था। ये पहली दफ़ा हुआ था पाकिस्तान की तारीख़ में कि गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट कह दीजिए बाद में उस डेजिग्नेशन को ने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या एक आदमी जिसकी हुकूमत थी उनको किसी भी प्रोटेक्स्ट पे, क्योंकि आप अगर रीजंस देखे जाएं जितनी भी पाकिस्तान में उसके बाद हुकूमतें गिराई गई हैं वो या तो करप्शन की बेसिस पे होती हैं या नाअहली पे होती हैं या कोई ना कोई गवर्नेंस के मसाइल को साइड करके ही कहा जाता है ना। तो ये उसकी इब्तदा थी। ये 1953 का वाक़या है जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर दिया गया और पाकिस्तानी सफ़ीर जो अमेरिका में होते थे मोहम्मद अली बोगरा साहब, ठीक है, उनको अगला वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया गया। दोस्त थे? दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल मुख्तदरा हल्कों के करीब थे। उस वक्त भी ये होते थे? जी जी होते थे। तो बहरहाल 1953 में अप्रैल के मंथ में ये वज़ीर आज़म यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का अगर आप दौर देखें तो अक्टूबर 1951 से लेके 1953 ही के पहले क्वार्टर तक ही वो रहे। और ये सिलसिला पूरे आप 50s में अगर देखें तो ये तकरीबन एवरेज एक आदमी को वज़ारत उज़्मा में यही मिला है, 1-1.5 साल 2 साल, बहुत हो गया तो चलें 1.5-2 साल और हो गए। आगे चल के 1900 सर मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है, बार बार सुनने को मिलता है कि क्या वाकई सवाल उठाए जाते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनती या वज़ीर आज़म अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं आता। तो आपने तो बता दिया कि 1953 में जब बोगरा साहब आए तो वो अमेरिका में ही सफ़ीर थे पाकिस्तान में। जी, अब उसमें अगर अमल दखल है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ सर कि थोड़ा अजीब लग रहा है। ये डेफिनेटली तासुर है। मतलब एक ही बंदा था पाकिस्तान के, और मुल्कों में भी अगर किसी सफ़ीर को ही बनाना था तो दुनिया में मेरा ख्याल 190 मुल्क थे उस वक्त, शायद तो कहीं और से बुला लेते हैं। चले खैर आगे बढ़ते हैं सर। बंगाल में पहले तो थोड़ी सी अनरेस्ट पहले ही से शुरू हो गई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग का वहाँ पे जो रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। आपकी जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या पॉलिटिकल प्रेजेंस कहीं से कम होती है तो वहाँ अनरेस्ट बढ़ता है, बिकॉज आप फिर शायद उन मसाइल का तदारुक नहीं कर सकते दूसरी जगह से बैठ के। एक यूनाइटेड फ्रंट 1954 में बना
जिसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उसमें मौलाना अबुल कासिम फजल हक एंड मौलाना भशानी समीर। ये ईस्ट पाकिस्तान में? जी, मैं ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है। यूनाइटेड फ्रंट के नाम से बना, और वहाँ पे भी क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस ड्यू थे तो उसमें उन्होंने तकरीबन स्वीप कर दिया। तो मुस्लिम लीग का तकरीबन पाकिस्तान की जो असेंबली से लिटरली सफाया ही हो गया था। तो मेरे ख्याल से 309 के करीब सीट्स थी, और उसमें वास्ट मेजॉरिटी उनकी ही थी जो यूनाइटेड फ्रंट की कंबाइंड है। लेकिन क्योंकि मर्जी के नताइज नहीं थे तो यही हुआ जो अक्सर होता है कि फजल हक साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो उसके मुश्किल से 2 या 3 महीने बाद ही वहाँ भी गवर्नर राज लगा दिया गया। तो ये अनरेस्ट जो हम बाद में जाके, वो तो हम 1970 तक जो ये काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन ये बहुत सारे मसाइल ये जमा हो रहे थे। ये ओवरनाइट ऐसा नहीं होता कि कोई इस हद तक नहज पे पहुँच जाए कि मुल्क ही के अलग हिस्से हो जाएं। ये बहुत सा हमने ये गलतियां जो हैं, गलतियों पे गलतियां और उन पे मज़ीद गलतियां ये की हैं। जब ये एक्यूमुलेट होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो फिर नताइज इतने संगीन होते हैं जैसे कि बाद में हुए। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ उठता है कि हम सूबाई इलेक्शन तो करवा रहे हैं, ठीक है, हम जनरल इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मतलब पूरे मुल्क में क्यों नहीं जा रहे? समझ में नहीं आ रहा। हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, असम्बलियाँ टूट रही हैं, बन रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वज़ीर आज़म का वो हो गया, तो इलेक्शन का किसी को ख्याल क्यों नहीं आ रहा सर? देखिए, ये 3 नाम जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, जो इस पूरी डेकेड की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जिनके इर्द गिर्द घूमती थी, इन तीनों का कम से कम ये मानना ज़रूर था कि पाकिस्तान की जो उस वक्त की आवाम है वो शऊरी एतबार से, तालीम के एतबार से अभी उस शायद ज़हनी इस्तात पे नहीं पहुँचे कि वो अपने हुक्मरान ख़ुद मुंतखब कर सकें। ये अलग अलग वक्त पे ये अयूब खान साहब भी मानते थे, ये ग़ुलाम मोहम्मद भी यही मानते थे, और ये इस्कंदर मिर्ज़ा भी यही मानते थे कि ये जो 1 मैन 1 वोट या जो बेसिक डेमोक्रेसी का जो एक प्रिंसिपल है ऑफ इलेक्टिंग योर ओन पर्सन, इसके लिए शायद ये अवाम तैयार नहीं है। लिहाजा जब ऐसी आपकी सोच हो जिसमें आप ये समझते ही नहीं हैं कि लोग इस बात के अहल हैं कि वो अपने हुक्मरान चुन सकें, तो फिर आप समझते हैं कि आप नागुज़ीर हैं। आपकी प्रेजेंस होना, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो चाहे मिलिट्री डिक्टेटर्स हों, हमेशा यही सोचते हैं कि ये बाकी लोगों से चलाया नहीं जा रहा। सियासतदान कितना भी आप उसको नाअहल कहें, करप्ट कहें, जो भी कुछ कहें, अल्टीमेटली तरीक़ा तो यही होगा ना, लोग मुंतखब करेंगे किसी शख्स को, वो पार्लियामेंट में आएगा, वहाँ से वो लॉ मेकिंग करेगा, वही फिर मुल्क के निज़ाम चलाएगा। उसके अलावा जब ब्यूरोक्रेसी ये समझे या मिलिट्री डिक्टेटर्स ये समझें कि जी ये हम इनसे बेहतर चला सकते हैं या ये लोग कर नहीं सकते या पॉलिटिशियंस को तो आता ही नहीं है करना, तो फिर ये वो चीज़ होती है। फिर इलेक्शन करवाने की ना तो किसी को ख्वाहिश होती है, और वो समझते हैं कि इलेक्शन से कोई रिज़ल्ट होंगे भी नहीं। तो एक वजह ये भी है। प्रोविंशियल असेंबलीज़ का मसला ये था कि वहाँ तो इसलिए गुजरी थे कि आप जब बार बार वहाँ पे उनकी टर्म एक्सपायर हो जाएगी या असेंबली ही तहलील कर देंगे, तो वो तो नागुज़ीर हैं, वो करवाना इस लिहाज से थे भी। लेकिन वो भी हमने जैसे देखा कि 1951 से ही वो करवाए भी गए, और वो इतने शैम इलेक्शंस थे कि हर एक को पता भी चला कि वो बिल्कुल जो रिगिंग हुई है उसमें इतनी बेशर्मी से हुई है, तो वो फिर उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होता। सही। बहरहाल 1954 में मोहम्मद अली बोगरा साहब आ तो गए, और उनको पता था कि जिन वजह से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब गए हैं, उनको लेके आए हैं ग़ुलाम मोहम्मद साहब। ग़ुलाम मोहम्मद साहब पूरा कंट्रोल खुद रखना चाहते थे, वो इसीलिए ऐसे शख्स को लेके आए थे जिसकी इलेक्टरली तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। वो उसके फॉरेन सर्विस के वो आदमी थे, और वो जब भी आदमी ऐसे प्रॉक्सीज़ या इस कस्म के लोग ऐसे जब ही लेके आते हैं कि वो तमाम वो बातें माने और जो कहा जाए, जो कहा जा रहा है। मोहम्मद अली बोगरा साहब को थोड़ी सी ऑटोनॉमी की ख्वाहिश थी। अच्छा। तो उन्होंने बीच में ये भी कोशिश की कि एक ऐसी रेजोल्यूशन पास हो असेंबली से जिसमें गवर्नर जनरल के जो इख्तियारात हैं उनको कम किया जाए, और यानी कम से कम सबसे बड़ा जो इख्तियार यही है कि वो जिस वक्त चाहें असेंबली को तहलील कर दें, वही बजाते खुद एक सबसे बड़ा वो था। बहरहाल कोशिश की गई, लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद साहब बहुत पावरफुल गवर्नर जनरल थे। इस दौरान ये अयूब खान साहब क्या कर रहे थे? ये मतलब इनका जो है वो पार्लियामेंट में आना ये कैसे मुमकिन हुआ? पार्लियामेंट में आना तो बात की बात है, इन द सेंस कि पार्लियामेंट में नहीं, 1954 में कैबिनेट कह लें चले जी। देखिए, अयूब खान साहब उस वक्त कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के। ग़ुलाम मोहम्मद साहब ज़्यादा प्रोएक्टिव आदमी थे, जो तमाम हुकूमतें 1953 में पहली हुकूमत भी उन्होंने ही इस तरह एक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की डिसमिस की। फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब ने भी जब थोड़ी सी ऑटोनॉमी या आज़ादी या थोड़े से इख्तियारात दिखाने की कोशिश या अटैम्प्ट भी की, तो उन्होंने उनको भी ही कट हिम डाउन टू साइज़। और फिर ये अक्टूबर 1954 की बात है, मुश्किल से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को बरतरफ किए हुए। मोहम्मद अली बोगरा साहब की भी उन्होंने पहले जो ये असेंबली जो है बर्खास्त की, उसके बाद एक कैबिनेट नहीं उन्होंने
अनाउंस की, जिसके अंदर अयूब खान साहब डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे शामिल थे। ठीक है। ये नॉर्मली कम होता है कि सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो कैबिनेट का हिस्सा हो, लेकिन बहरहाल बहुत सी अनोखी बातें उस ज़माने में होती हैं, हुई हैं, तो ये भी एक उनमें से थी। इंटरेस्टिंग जो असल में सबसे बड़ा इसका डेवलपमेंट वो ये था कि इस पे किसी ने एतराज़ नहीं उठाया जी, सर? यही असल में सबसे बड़ा था। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान उस वक्त स्पीकर होते थे नेशनल असेंबली के, मेन असेंबली के। ही वेंट टू द सिंध कोर्ट ठीक है। इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। जो असेंबली उन्होंने तहलील की थी गवर्नर जनरल ने, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने सिंध कोर्ट में चैलेंज कर दी, और उनका नतीजा जो है सिंध कोर्ट का उनके हक में आया, यानी असेंबली जो है वो रिस्टोर कर दी गई। ये एक बड़ी बात थी, लेकिन फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया गया सिंध कोर्ट का फ़ैसला। और वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा फ़ैसला है जहाँ से हम जब कभी अदलिया की मदाखलत और ये कोई भी डिक्टेटरशिप को इंडोर्समेंट की जो कहानियाँ हम 40-50-60 साल से सुनते आ रहे हैं, ये उसका आगाज़ था। क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर, और जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सिंध कोर्ट का ये फ़ैसला जो है इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, और उनके फ़ैसले के मुताबिक गवर्नर जनरल ने जो पहले असेंबली तहलील की थी, ये फ़ैसला दुरुस्त था। ये नज़रिया ज़रूरत कहिए इसे, या मसलहत कहिए, या जो भी कुछ कहिए, ये तमाम चीज़ें अमूमन किसी न किसी मसलहत के बहाने ही की जाती हैं, लेकिन ये आगाज़ उसका होता है। ये 50s इस लिहाज से बड़ी वो इम्पोर्टेंट डेकेड है कि वो तमाम चीज़ें जो हमें बार बार देखने को मिलती हैं पाकिस्तान की पूरे 7 दिहाई के सफ़र में, इनका आगाज़ कहीं ना कहीं 1950s से ही हो जाता है। ये शुरू ही से मसले जो हैं ये वो चल रहे हैं, और जब वो पहला पत्थर ही मुश्किल होता है, वो एक दफ़ा जब हो जाता है तो फिर वो कहते हैं ना कि एक कत्ल की सज़ा भी फांसी होती है और 2 कत्ल की सज़ा भी होती है। तो जब पहला दफ़ा आप कर लेते हैं तो ये बार बार उसके बाद ये इस कस्म की चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। अच्छा सर, ये इस्कंदर मिर्ज़ा साहब की एंट्री कब होती है? इस्कंदर मिर्ज़ा साहब फोर फ्रंट पे तो इन द सेंस कि डिफेंस सेक्रेटरी जैसे मैंने कहा रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान के, लेकिन उनकी बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम उसमें इसलिए अमल दखल हो जाएगा कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब 2 वज़ीर आज़म को घर भेजने के बाद, और ये जैसे हमने बात की कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने वो सिंध हाई कोर्ट को असेंबली रिस्टोर करने का फ़ैसला उन्होंने वो अपटर्न कर दिया, और वो ग़ुलाम मोहम्मद साहब के फेवर में ही डिसीजन दिया। उस वक्त तक ग़ुलाम मोहम्मद साहब की तबीयत जो थी, उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। उनको पैरालिसिस हो चुका था, और वो बीमार कुछ अरसे से पए थे। अब उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसी साल यानी अगस्त 1955 में ही इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने केयर टेकर गवर्नर जनरल की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाया था। और वज़ीर आज़म, क्योंकि मोहम्मद अली बोगरा साहब का तो पहले ही फ़ैसला हो चुका था, तो चौधरी मोहम्मद अली जो अगेन फ़ाइनेंस के अफेयर्स देखा करते थे, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया था। 3 महीने के तकरीबन ये केयर टेकर का रहा। उसके बाद उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि फिर वो मुस्तकिल तौर पे ही गवर्नर जनरल जो हैं वो इस्कंदर मिर्ज़ा ही हो गए थे। तो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब मंजर आम पे तो थे, लेकिन फोर फ्रंट में वो उसी साल 1955 ही में वो आ गए थे। और उनके आने के बाद ये वज़ीर आज़म या ये असेंबली को लपेटना का सिलसिला, ये इतना स्पीड इसने पकड़ी है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 1955 से लेकर 1958 तक 4 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रहे हैं। मतलब लोग बाज़ केसेस में तो इतनी जल्दी शायद टूथब्रश तब्दील नहीं करते जितनी जल्दी वज़ीर आज़म चला जाता था। पाकिस्तान की तारीख़ में जो मुख्तसर तरीन इस लिहाज से अगर 50s में देखा जाए तो इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर, जिनके नाम पे कराची की वॉल स्ट्रीट जो हम कहते हैं आई चुंदरीगर रोड वो मंसूब है, वो मुश्किल से कोई 55-57 दिन वज़ीर आज़म रहे। मजाक एक बन गया था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब या जो भी इस वक्त, चौधरी मोहम्मद अली ख़ुद बताते ख़ुद को 1.5-2 साल रहे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी 11 महीने रहे। फिर उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान नून साहब उससे भी मुख्तसर 6-8 महीने रहे। तो ये बिल्कुल तमाशा था, इट वाज़ अ टोटल केओस। और उसमें इस्कंदर मिर्ज़ा साहब का ये बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो तमाम, अगर कोई उनको करवा भी रहा था या हम कहें कि स्ट्रिंग्स वर बीइंग पुल्ड, तो वो उसमें फोर फ्रंट पे वही थे जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ जो हुई फाइनली 1956 में, वो ये कि पाकिस्तान ने खुदा करके पहला आइन, जी 9 साल के बाद पहला आइन जो है, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना था कि उसमें कुछ मसाइल थे, लेकिन चलें कम से कम कोई तो दस्तूर हो, जो कोई तो उसमें हो। लेकिन अच्छा, इंडिया का आइन कब बन गया था, आपको कुछ याद? फॉरन 1950 में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था, 2 साल के अंदर। जी, हमने 9 साल लिया जी 9 साल। वो 49 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई थी
लेकिन उसमें काफ़ी सारे उसमें मसाइल थे, जो पूरा आइन तो फिर भी नहीं हो सका था। इवन लियाकत अली ख़ान के भी दौर में उस पर उतना काम नहीं हो सका था जितना कि होना चाहिए था। लेकिन 1956 में आइन आता है, गवर्नर जनरल की जगह प्रेसिडेंट साहब के हो जाते हैं। तो इस्कंदर मिर्ज़ा इसी हवाले से पहले पाकिस्तान के सदर भी मुंतखब हो गए थे। चौधरी मोहम्मद अली तो प्राइम मिनिस्टर थे ही, उन्हीं के दौर में इसके ऊपर जितनी डेवलपमेंट हुई, तो वो आइन जो है आपका 1956 में फरवरी या मार्च के महीने में फाइनली पास हुआ। ठीक है। अच्छा सर, इस दौरान हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे थे? रिस्पेक्ट थी हमारी? देखिए, चीज़ें तो शुरू हो चुकी थी, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि आपने एक बड़ा ऑब्वियस सा जो वर्ल्ड वॉर II के बाद जो एक ब्लॉक्स बने थे, दो सुपर पावर्स जो दो थीं, एक अमेरिकन ब्लॉक था और एक सोवियत यूनियन का, उसमें आपने एक चूज़ तो काफ़ी हद तक कर ही लिया था जो आप अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा थे। रवाबित इस लिहाज से तो थे बिल्कुल, मसलन लियाकत अली ख़ान का दौरा, जैसे हमने पहले भी बात की थी, 1950 में वो हुआ था जो USA का। उसी के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक में शमूलियत हासिल करी थी, और ये दो वो इदारे और इनके साथ हमारी वाबस्तगी वो है कि आज तक हम उसका नाम बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सुनते हैं, दिल चाहता है कुछ कम सुने। लेकिन 1985 के अंदर, जुलाई के अंदर हमने IMF के अंदर और वर्ल्ड बैंक की शमूलियत जो है वो हासिल कर ली थी, तो कुछ शायद उसका शाखसाना भी होगा। पाकिस्तान में जो पहले हेड ऑफ़ स्टेट जिन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान का, वो 1950 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, सुकार्नो। ही वाज द फर्स्ट हेड ऑफ़ स्टेट जिन्होंने विज़िट किया। उसी के एक आध महीने के बाद शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ने विज़िट किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट अलबत्ता जो पहले विज़िट किए थे वो 1959 में हुआ था, इट वाज ड्वाइट आइज़नहावर। इसी दरमियान में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर, इन सब के भी विज़िट्स होते रहे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब अपनी अपॉइंटमेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने विज़िट भी किया था चाइना का। इस दौरान हमारा इकोनॉमिक कोई प्लान था? मतलब हम इंडस्ट्री मोबिलाइज़ करने की तरफ जा रहे थे, कोई प्रोडक्शन होती थी, एक्सपोर्ट्स होती थी, या उस वक्त से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? मतलब क्या था, इकोनॉमी हमारी किस चीज़ पे बेस कर रही थी? नहीं, उस वक्त तो ऑब्वियसली एग्रेरियन ज़्यादा थी बेस्ड, एंड लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की ऑब्वियसली वो नौबत नहीं आई थी। 60s में उसमें कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। इंडस्ट्रियल लेवल भी कुछ फैक्ट्रीज़ जो थी वो बहुत बेसिक लेवल की थी। इंडस्ट्रियली वाकई ये बहुत कोई ऐसा कोई वाला दौर नहीं था। लेकिन जैसे अगर जो हमने बात भी की कि उसमें अच्छा खासा जो आपको वो लोन्स और एड लेनी पड़ी थी, उसकी वजह भी ये थी कि आपके पास कम से कम सेटअप करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चरली यू वर नॉट इक्विप्ड। जब इनहेरिट भी आपने कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस नहीं किया था। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी आपको मुश्किल से 2 या 3 जूट मिल्स थी जो मिली थी। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्रीज़ थी जो लेट 50s में तो हुई हैं। 60s के फर्स्ट हाफ में वाकई यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस आपको जो इकनॉमिक प्लान था, और उसमें भी हम अगले शायद नशिस्त में तफसील से बात करेंगे, उसमें भी एड का ज़्यादा हाथ था मोर देन एक्चुअली एनी इन्वेस्टमेंट। बट 56 पे हम पहुँचे थे, दस्तूर फाइनली पास हो गया था, और लेकिन उसी साल दस्तूर के पास होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के तब्दील होने की फिर बारी आ गई थी। 1956 ही के सितंबर में हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो आवामी मुस्लिम लीग के वो थे। अब इनको क्यों हटाया गया था? मसाइल होने लगे थे। मसला ये था कि कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पे वो हो रही थी, तो उसमें जब आपस में किसी चीज़ पे इख्तलाफ होता था तो कोई ना कोई कुर्सी खींच लिया करता था। ये एक कोलिशन थी बिटवीन मुस्लिम लीग, अवामी लीग एंड रिपब्लिकन पार्टी। तो वो आपस में अक्सर जो है वो जब कलिश इस लिहाज से वो होती रहती थी, उनकी सियासी रस्साकशी थी, बुनियादी तौर पे तो रस्साकशी थी, और उसमें जो सही लोग मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं वो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने बहुत ज़्यादा ये तवातुर से किया। बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब आए, और वो भी तकरीबन कोई 1 साल ही रहे, सितंबर 56 से लेके अक्टूबर 57 तक। इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर साहब 2 महीने से भी कम के अरसे के लिए वो वज़ीर आज़म बनाए गए, और फिर आए फ़िरोज़ ख़ान नून साहब। फ़िरोज़ ख़ान नून साहब दिसंबर 57 में प्राइम मिनिस्टर बने, और जैसे मैंने कहा कि 55 और 58 के दरमियान में कुछ 4 वज़ीर आज़म ये रहे। लेकिन ये जो बिल्कुल आखिरी जो 57 के आखिर में, यानी 58 की बिगिनिंग से पाकिस्तान में टोटल केओस था। बाज़ वायलेंस के लेवल के भी वाक़े ऐसे हुए हैं कि आप हैरान होते हैं। हम आजकल देखते हैं कि असेंबलीज़ के अंदर झगड़े भी होते हैं, चीख पुकार भी होती है, कभी कभार आपको कुछ हाथापाई भी नज़र आती है। 1958 ही का एक वाक़या है ईस्ट पाकिस्तान की असेंबली के अंदर।
वहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर थे शाहिद अली साहब, और वहाँ पे भी यही हुआ था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में भी ये पिछले कोई 58 के साल में, अगर 1958 में देखें तो वहाँ पर भी 2 या 3 वज़ीर आला चेंज हुए, 2 दफ़ा गवर्नर राज लगा। तो मुल्क में सिर्फ ये नहीं कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में मसाइल थे, ईस्ट पाकिस्तान में भी वो सियासी जो मसाइल थे और ये जोड़ तोड़ की सियासत बिल्कुल उरूज पे हुई थी। बहरहाल वहाँ पे ये हुआ कि स्पीकर साहब को जो जिनका ताल्लुक़ अब्दुल हकीम साहब उनका नाम था, मैं ईस्ट पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ करारदाद आई गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जिसमें उन तहत उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो हुकूमती अरकान थे उनको 6 पे ये इल्ज़ाम लगा के कि ये तो प्राइवेट में सरकारी नौकरियां के अलावा कुछ और नौकरी करते हैं, तो इसलिए ये अहल नहीं हो सकते, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसके नतीजे में हंगामा आराई शुरू हुई। वो जब गए तो जो डेप्यूटी स्पीकर थे जिनका नाम शाहिद अली था, उन्होंने सेशन कन्वीन किया और उन्होंने वो करारदाद जो थी स्पीकर साहब के अगेंस्ट वो मंजूर करवा दी। जी, इसके नतीजे में जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी वो इस हद तक वायलेंट हो गई कि वो वहाँ पे चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगे। और एक चीज़, कोई भारी भरकम चीज़ शाहिद अली साहब के सर पे लगी है, वो लहूलुहान हो के वहीं पे गिर पड़े। कुछ लोगों का मानना है कि पेपर वेट था, कुछ का मानना है कि माइक की निकाल के मारा गया था, कुछ का था कि कुछ रॉड थी या जो भी कुछ था। बहरहाल सब असेंबली में हो रहा है। जी, असेंबली में हुआ और वो अपनी नशिस्त पर बैठे हुए हैं। जी जी, ये पार्लियामेंट के अंदर सिटिंग डेप्यूटी स्पीकर हु एट दैट टाइम वाज द लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि स्पीकर मौजूद नहीं थे, और ना सिर्फ उनको चोट लगी, उनका इंतकाल हो गया। तो केओस की सिचुएशन तो आपको नज़र आती है ना, लोगों का भी गुस्सा कहिए या जो भी कुछ कहिए, बिल्कुल केओस हुआ था इस लिहाज से। तो सर हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारी तो तारीख भी अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल, हम ये समझते थे कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था, अब हो गया है जी, मगर आपकी बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे। जी हाँ, बदकिस्मती से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हम शायद जिक्र अभी नहीं किया, 1955 में, और ये बाद में अयूब खान साहब ने अपनी किताब में भी इसको एडमिट किया था कि 1 यूनिट का हुआ था। पाकिस्तान बनने के बाद फेडरेशन के कॉन्सेप्ट में हर सूबे की अलग अलग प्रोविंशियल असेंबली होती थी, पंजाब की, सिंध की, बंगाल की, सरहद की, बलोचिस्तान जैसे हमने पहले ही बताया था कि वो सूबे का उस वक्त दर्जा नहीं था, वो उससे एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होती थी, वो 1970 के बाद हुआ है। लेकिन अलग अलग असेंबलीज़ को भी तो मनवाना जो है उसमें पे मुश्किल होती है ना, खासतौर अगर आप कंट्रोल करना चाहें। तो 1955 में 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो हुआ कि पाकिस्तान के 2 होंगे, एक ईस्ट पाकिस्तान होगा जो पहले से बंगाल का था, ठीक है, और वहाँ असेंबली वैसी ही रहेगी। अलबत्ता वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक 1 यूनिट हो जाएगा, उसका एक ही वज़ीर आला होगा। जब एक वज़ीर आला होगा तो उसको मैनेज करना आसान होता है बनिस्बत इससे कि 3 वज़ीर आला के पीछे बढ़ के। जी हाँ, तो ये मैनेज करना आसान हो। जी हाँ, तो ये 1 यूनिट का फॉर्मूला पेश किया गया और आहिस्ता आहिस्ता सारी असेंबली से प्रोविंशियल सियासी जमातों ने एतराज़ नहीं किया, जिन्होंने किया उनको हटा दिया गया। पंजाब असेंबली में हुआ, वहाँ से अप्रूव हो गया। सिंध असेंबली में चीफ मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्होंने रजिस्ट किया तो फ़ौरन ही उनके ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई, उनको हटा के कोई और वज़ीर आला होगा जिन्होंने फ़ौरन अप्रूव करवा दिया। तो इस लिहाज से ये करके और 1 यूनिट 1955 में ये अप्रूव हो गया। तो उसके बाद अगले 15 साल तक सूबों वाला जो कॉन्सेप्ट है 1970 के इलेक्शन के बाद वापस रिवाइव हुआ था, लेकिन 1955 से लेकर 1970 तक ये 1 यूनिट वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें एक वेस्ट पाकिस्तान का वज़ीर आला था और एक ईस्ट पाकिस्तान का वज़ीर आला होता था। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव से ज़्यादा इसमें अल्टीरियर मोटिव्स थे, क्योंकि मैनेज करना शायद उसमें आसान था। और बाद में जो उन्होंने इसका मास्टरमाइंड कौन था सर? ये फ्रैंकली बाद में ये एडमिट किया है अयूब खान साहब ने अपनी जो बायोग्राफी कि ये उनका आइडिया, जी, कि उन्होंने बाकायदगी से इसको ये काफ़ी लॉबिंग भी की और काफ़ी उनको ख्याल था कि इससे बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये मास्टरमाइंड जो था इसका अयूब खान साहब का ही था। 58 ही में ये तमाम चीज़ें तो चल ही रही हैं, ब्यूरोक्रेसी की अलग मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग मसाइल हैं, प्रोटेस्ट के भी फॉर्म में। अभी हमने इकोनॉमी की बात की तो इंस्टीट्यूशन की भी कर लेते हैं। पीआईए बन चुकी थी उस वक्त, पीआईए ने बड़ा नाम बनाया सर, 1955 में बनी शायद पीआईए। जी, पीआईए बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ पे एक एयरलाइन फंक्शन कर रही थी जिसका नाम था ओरिएंट एयरवेज, वो भी 1946 में बनी थी। इस्फहानी साहब और दाऊद आदम जी साहब के मुश्तरका उनसे वो थी, बेसिक लेवल की होती थी, कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त कोई जेट एयरवेज या इस कस्म की तो नहीं थी, फ्लीट भी बहुत ज़्यादा नहीं, उसका हेड ऑफिस बल्कि कलकत्ता में होता था, जो पार्टीशन के बाद एक्चुअली कराची में शिफ्ट कर दिया गया था। तो पाकिस्तान ने जब
शुरू में और कुछ नहीं तो सरकारी रीजंस या लोगों की इनखला या जो भी कुछ था उसके लिए जो भी जहाज़ इस्तेमाल हुए वो ओरिएंट एयरवेज के ही हुए। ठीक है। बाद में जब 50s, शुरू में तो खैर चलें वो तो एक बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन थी, 50s के अंदर ये सबको ही एहसास हुआ कि ये प्रॉपर एक आपको नेशनल फ्लैग कैरियर या नेशनल एयरलाइन आपको चाहिए होगी, क्योंकि और कुछ नहीं तो बाकी सारी चीज़ों में बहुत बेसिक सा फ्लीट होता था 6 या 8 जहाज़ों का, वो भी बहुत बेसिक सतह के। तो 1955 में इसको एक पास किया गया और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कायम आया और उसको मर्ज कर दिया गया ओरिएंट एयरवेज के साथ। ठीक है, नाम उसका PIA कर दिया गया 1955 में जी। 1955 में पहले तो एक पास हुआ क्योंकि आपको बाकायदगी से एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है, वो सारा अपने नेशनल स्टेट लेवल की, और फिर उसको मर्ज कर दिया गया ओरिएंट एयरवेज के साथ। और इब्तदा में मेरे ख्याल से कुछ 12 क्राफ्ट्स थे बहुत बेसिक कस्म के। नहीं, ओरिएंट एयरवेज को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखती थी जी, वो जम कर दिया गया था उसमें, वो PIA फॉर्म करके एज अ कॉर्पोरेशन एंड उसको ओरिएंट एयरवेज में उसमें जम कर दिया गया था। तो वो इस लिहाज से अगर PIA का इब्तदा हम देखें तो जी वो 1955 से हुआ है। ठीक है। फ्लीट या बाकी सारी जो इन्हांसमेंट, और आजकल शायद सुनने में लोगों को हैरत हो, लेकिन एक ज़माने में PIA वन ऑफ द फ्रंट रैंकिंग एयरलाइंस होती थी। वो 60s और 70s में ज़्यादा तरक्की हुई। इस वक्त तो ऑब्वियसली फ्लीट या वो मैनेज करना या उसकी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल PIA का जो वजूद हो गया था कायम, वो 1955 में हो चुका था। ठीक है। अच्छा सर, ये गवादर की क्या कहानी है? गवादर पाकिस्तान में कब शामिल हुआ? ये उसी ज़माने में हुआ है। गवादर में बुनियादी तौर पे बहुत पुराना किस्सा है। 1784 में जी जी। मस्कत के शहजादे अपने वालिद से कुछ बगावत कर रहे थे और मकरान कोस्ट की तरफ आके उन्होंने पनाह ली। तो ये जो रीजन था ये खानफ कल्लात ही के सारे, ये 1700 की बात है? जी जी, वो वहाँ पे आके उन्होंने पनाह ली। खानफ कल्लात ने उनकी मेहमान नवाजी की और उनके बल्कि उनको वो इलाका जो अब गवादर कहलाता है वो उनके हवाले कर दिया था। वो वहीं पे काफ़ी अरसे तक रहे और फिर वापस जब जाके वो ओमान के सुल्तान बन गए थे तो भी वो गवादर उन्हीं की मिल्कियत रहा। और ऐसा सिलसिला कोई 200-250 साल, यानी उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई बर सग़ीर पे, तो भी गवादर जो था, यानी बलूचिस्तान कैप्चर करने के बावजूद भी गवादर जो था वो सल्तनत ऑफ ओमान का हिस्सा होता था। पार्टीशन हुआ 1947 में तो भी ये सिलसिला जारी रखा। ये 1958 में जाके फ़िरोज़ ख़ान नून साहब के एफर्ट से ये बातचीत हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई कि अब तो कोई जवाज़ बनता नहीं है। मतलब जब अगर जागीर है तो जागीर तो वैसे भी 47 के बाद से जो प्राइवेट यानी ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी सारे डिसबैंड हो गए थे। तो वो इस लिहाज से बाहर जो भी बातचीत हुई तो 1958 में वो इलाका जो अब गवादर कहलाता है वो पाकिस्तान में वापस शामिल वो हुआ है। ठीक है। अच्छा, और सर इस दौरान स्पोर्ट्स में हमारी क्या एक्टिविटी थी? हमारी क्रिकेट टीम बन चुकी थी और हॉकी में हम कैसा परफॉर्म कर रहे थे? मैं समझ था कि अभी सियासी खेलों पे ज़्यादा बात होगी तो क्रिकेट हॉकी पे अगर पहले आना है तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्रिकेट में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जो है वो 1952 में खेला। ठीक है। और अगर अगले 8 साल लगाएं, 1960 तक लगाते हैं, 60 की फिर अलग बाद में बात करेंगे, तो इन कोई 8 सालों में 1960 तक पाकिस्तान ने कोई 29 टेस्ट मैच खेले जिसमें 8 जीते 9 हारे। ये इस लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कि एक बिल्कुल नई टीम, पहला अपना टेस्ट मैच हमने इंडिया में जाके खेला 1952 में। ये इस लिहाज से पाकिस्तान की कारकर्दगी अपनी पहली दिहाई में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जिस कंट्री के खिलाफ खेला टेस्ट मैच उसमें कम से कम एक मैच ज़रूर जीता। हमने इंग्लैंड को जाके लॉर्ड्स में हराया था हमने पहली सीरीज़ में। इंडिया के खिलाफ हम पहला टेस्ट मैच अपना हार गए थे, दूसरा ही मैच हम जीत गए थे लखनऊ में। वेस्ट इंडीज़ को हमने जाके हराया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान विज़िट कर रही थी, हमने पहला टेस्ट मैच उनके साथ जो खेला 1956 में वो भी हराया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने सीरीज़ जीती। उस वक्त यही टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे। साउथ अफ्रीका खेलता नहीं था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अलावा। तो ये इस लिहाज से बहुत रिमार्केबल कारकर्दगी थी पाकिस्तान की कि 1952 में अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। मसलन इंडिया की अगर आप एग्जांपल लें, 1932 में इंडिया ने पहले टेस्ट मैच खेला है और पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए उन्हें 1952 का इंतज़ार करना पड़ा। 24वें टेस्ट में पहली विक्ट्री मिली है। न्यूजीलैंड 1930 से क्रिकेट खेल रहा है और हमें दूसरे टेस्ट में मिल गई। जी हाँ, न्यूजीलैंड को 26 साल बाद, कुछ 44 टेस्ट के बाद पहली विक्ट्री 1956 में मिली। तो इस लिहाज से इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। इस ज़्यादातर विक्ट्रीज़ में पाकिस्तान की जो भी इस दिहाई में विक्ट्रीज़ थी उसमें सबसे बड़ा जो नाम सामने आता है वो है फजल महमूद साहब का। ही वाज अ बॉलर एंड अ सुपरलेटिव बॉलर। तकरीबन ये 4 या 5 जो मुल्कों के ख़िलाफ़ जो विक्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका होता था। बैटिंग में ऑब्वियसली हनीफ मोहम्मद साहब यूज्ड टू बी सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पे हुआ करते थे। और कप्तान एक दिलचस्प
फिगर थे अब्दुल हफीज़ कादार कि वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना बैट्समैन थे ना बॉलर थे, लेकिन ही वाज सेड टू बी अ वेरी गुड लीडर ऑफ मैन। तो टीम उन्होंने बहुत वाकई अच्छी मैनेज की थी। तो क्रिकेट इस लिहाज से ये पहली दिहाई पाकिस्तान के लिए अच्छी थी। हॉकी की तरफ आते हैं। 1948 में पहले ओलंपिक्स थे जिसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया बनने के बाद। लंदन में ओलंपिक्स हुए, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने शिरकत की और 12 में से चौथे नंबर पे आई थी जो टीम। अच्छा। 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक्स होते हैं, फिर दोबारा से पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और उस दफ़ा भी चौथे नंबर पे आई। लेकिन 1956 में जो मेलबर्न में ओलंपिक्स होते हैं वो एक बहुत अच्छा एक जंप था पाकिस्तान के लिए कि उसमें पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था और पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल लिया। ये पाकिस्तान का ओलंपिक्स में भी ये पहला मेडल है। ठीक है। इस लिहाज से ये बहुत दिलचस्प बात थी। 1960 में रोम में ओलंपिक्स होते हैं और वही दोबारा से दोनों टीम फिर दोबारा से खेलती हैं। इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं और इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है और पहला अपना गोल्ड मेडल 1960 में पाकिस्तान वो लेता है। पाकिस्तान ने टोटल ओलंपिक्स जब से लगाए 1948 से अब तक, तो हॉकी में तकरीबन कोई 8 मेडल्स लिए हैं। इसमें 3 गोल्ड के हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। 1960 में जैसे मैंने कहा रोम में लिया था, फिर 68 में न्यू मैक्सिको में और 1984 में आखिरी मरतबा हमने गोल्ड लिया था लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में। बदकिस्मती उसके बाद ये है कि कहाँ ये सब कुछ होता था और फिर 1992 के बाद से तो कोई पाकिस्तान को मेडल नसीब ही नहीं ओलंपिक्स में। 92 में हमें ब्रॉन्ज़ मिला था। वो छोड़िए, हॉकी का ये आलम है कि कहाँ 3 गोल्ड मेडल्स आप जीत चुके हैं और अब 2016 के ओलंपिक्स, 2020 के ओलंपिक्स और अब जो जुलाई के अंदर पेरिस में 2024 के होने वाले हैं, इसमें पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई ही नहीं किया ओलंपिक्स के लिए। 2012 में आखिरी बार आपने क्वालिफाई किया था, जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो अफसोस की बात है और जितना भी उस पर अफसोस किया जाए वो कम है। ओलंपिक्स में 1960 की अगर बात करें तो एक तो हॉकी में तो गोल्ड मेडल लिया था। इनफरादी स्पोर्ट में पहली बार पाकिस्तान को मेडल मिला था। पाकिस्तान के रेसलर होते थे मोहम्मद बशीर, उनको ब्रॉन्ज ओलंपिक मिला था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात थी। उसके बाद पाकिस्तान को हॉकी के अलावा 2 ही इनफरादी ओलंपिक्स में मेडल मिले हैं। ब्रॉन्ज पहला ये मोहम्मद बशीर साहब का था और बहुत बाद में सोल में 1988 में हुसैन शाह ने बॉक्सिंग में लिया था। तो उसके अलावा पाकिस्तान के ये टोटल इतने ही मेडल्स हैं। टोटल 10 मेडल हैं, 8 हॉकी में हैं। उंगलियों पे गिन लिया हमने। जी हाँ, तो वो बहरहाल पहले डेकेड में कम से कम ये थोड़ी खुशी की बातें थी। ठीक है। अच्छा सर, हम 1958 तक पहुंच गए थे। हमारी कोशिश होगी कि इसको 60s पर इस एपिसोड को एंड करें। तो इन 2 सालों का भी कुछ बताएं कि ये 1958 और 60s के दरमियान में क्या चला। 58 में जैसे मैंने कहा फ़िरोज़ ख़ान नून साहब की गवर्नमेंट दिसंबर 57 में उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन फ्रैंकली अगले 6-8 महीने उनके बस में कुछ नहीं था। ठीक है। इसके अंदर मिर्ज़ा साहब सारी चीज़ें करते थे और कैबिनेट के अंदर खान साहब अभी इतने एक्टिव नहीं हुए थे। जी हो गए थे, कैबिनेट में तो थे ही और तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें उनकी मर्ज़ी से ही हुआ करती थी। लेकिन मुल्क के हालात क्योंकि कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, गवर्नेंस के एतबार से भी, ये सियासी चपकलिश के एतबार से भी, तो बुनियादी तौर पे अक्टूबर 1958 में बाकायदगी से पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1958 फ़िरोज़ ख़ान नून साहब 57 के दिसंबर में आए थे। ये अगले 8 महीने फ्रैंकली उनसे कुछ हो नहीं रहा था और उनके बस में भी फ्रैंकली नहीं था। तो अक्टूबर 1958 में इस प्रिटेक्स्ट में कि अब तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, डिप्टी स्पीकर एक प्रोविंशियल असेंबली का मार दिया जाता है। फॉर्मर एक चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर खान साहब, दिन दहाड़े उनको लाहौर में मार दिया गया था। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल थे, ये सारे स्टूडेंट अनरेस्ट, कहीं कोई हंगामे, कहीं कोई वो चीज़ें, बहुत सारे मसाइल थे। तो इस बेसिस पे 1958 अक्टूबर में पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अयूब खान साहब और ये गवर्नर जनरल जो प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब खुद ही रहे। ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी वो सस्पेंडेड, आइन जो है वो मुअत्तल हो गया था, असेंबली सारी ज़ाहिर डिज़ोल्व हो गई थी। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान साहब को बना दिया गया था। 20 दिन के अंदर अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ ये आई कि फिर अयूब खान साहब को प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया, क्योंकि इख्तियारात उनके पास एज कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई नहीं था कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है। तो अयूब खान साहब को प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। उसी अक्टूबर के महीने में ये सब कुछ हो रहा है। यानी अब वो आर्मी चीफ भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं। जी, और तकरीबन सभी और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं ही। जब आइन ही नहीं है तो सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट रोल वही बनता है। बहरहाल वज़ीर आज़म वो बनते हैं और फ़ौरन ही वो अपनी कैबिनेट जो अनाउंस करते हैं उसमें 11 लोग होते हैं, जिसमें 3 सर्विंग इस वक्त आर्मी के लोग होते हैं। 8 जो बाकी सिविलियंस होते हैं उसमें एक बड़ा दिलचस्प नाम है, उस पर हम बात अगली तहत में करेंगे। उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो उस कैबिनेट में शामिल थे जो अयूब खान ने पहली अपनी कैबिनेट
जो तश्कील दी थी। बहरहाल इसके ही कोई तकरीबन एक हफ़्ते के बाद अंदर अंदर इस्कंदर मिर्ज़ा साहब इन तमाम सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उनको इस तरह नवाजा जाता है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है और उनको एग्ज़ाइल करके लंदन भेज दिया जाता है। ये सारा कुछ अक्टूबर 1958 करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे यही था कि उनके साथ शायद वो मज़ीद चलने के उनको वो समझते नहीं थे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ये बुनियादी तौर पे बेहतर है कि एक ही आदमी चला सके, क्योंकि दोनों ही, जब दो पावरफुल लोग या दोनों ही ऐसे जो समझें अपने आप को कि हम बेहतर तौर पे चला सकते हैं, क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज किया था इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने, लेकिन ही रिमेन द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली, ही जस्ट ब्रॉट इन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो इस लिहाज से आई थिंक पर्सनैलिटी क्लैश था और आई थिंक उन्होंने वो किया, फ़ौरन ही उनको इस्तीफ़ा लेके और एग्ज़ाइल कर दिया गया। और एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट उनका एग्ज़िट इस लिहाज से था कि उनको फिर वापस कभी पाकिस्तान आने नहीं दिया गया। 1969 तक वो लंदन में रहे। तख्त की जो जंग होती है, जी हाँ, गॉडफादर देखिए आपने सर, ये तो उस टाइप का कुछ लग रहा है कि जो गॉडफादर का बल्कि एक जुमला तो बहुत मशहूर है कि यू शुड कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज इवन क्लोजर। तो आई थिंक इस लिहाज से तो बिल्कुल सही हुआ ये। लेकिन ये इस्कंदर मिर्ज़ा साहब लंदन जाने के बाद 1969 तक वो लंदन में ही रहे और इंतकाल भी उनका वहीं हुआ, लेकिन वापस उनकी बॉडी को भी आने नहीं दिया गया, उनको फिर ईरान में उनकी तदफीन की जी। लेकिन पाकिस्तान 1958 के बाद इस्कंदर मिर्ज़ा साहब वापस नहीं आ सके। तो बहरहाल उसके बाद तो पूरे हुकूमत या कहिए या जो भी कुछ कहता धरता एक ही शख्स थे, उनका नाम था अयूब खान साहब। और अगली पूरी दहाई उन्हीं के नाम रही। जी बिल्कुल रही, लेकिन 59 में फ़ौरन ही मार्शल लॉ तो इम्पोज होते ही पॉलिटिकल एक्टिविटी कहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहिए, प्रेस कहिए, जो भी कुछ कहिए, उस पर फ़ौरन ही कतगन आपको नज़र आने लगी थी। 1959 ही के शुरू में प्रोग्रेसिव पेपर्स के नाम से इदारा था, जिसके तहत पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़, एक वीकली लैलो नहार होते थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब लेफ्टिस्ट लीनिंग्स के पॉलिटिशियन थे, वो उसके ओनर थे। उस पर हुकूमत ने पूरा वो इदारा जो है वो अपनी तहवील में ले लिया और बाकायदगी से एक वो ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके तहत कोई भी ऐसे नशराती इदारा या कोई भी ब्रॉडकास्टिंग या उस कस्म की कोई भी ऐसी अखबार या पीरियडिकल जो ऐसा कोई मवाद छापे जिससे पाकिस्तान के दाखिली या बैरूनी मसाइल या सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो हुकूमत को इस बात का इख्तियार होगा कि वो उसे तहवील में लेके अपनी मैनेजमेंट अपनी मर्ज़ी की इम्पोज कर सकती है उसके। क्या बात है जी। तो एक तो फ़ौरन ही आपने वो कटेल कर दिया कि जी कोई बोले ही ना कि गलत है तो फिर क्या मसला होगा। दूसरी बात, कौन चैलेंज कर सकता है? पॉलिटिशियन ही चैलेंज कर सकता है। तो उनके लिए एक एब्डो के नाम से एब्डो बुनियादी तौर पे इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ और उसके तहत 1947 से लेके कोई भी ऐसा सियासी आदमी जो किसी भी जुर्म का मुर्तकिब रहा है, और जुर्म का मुर्तकिब होने में वक्त थोड़ी लगता है तयन करने में, वो तो जब मर्जी के तहत बहुत जल्दी हो सकता है अगर चाहें आप सियासी वजूहात की बुनियाद पे। तो अगर वो कोई आ जाता है तो वो 6 साल के लिए उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो कोशिश भी नहीं कर सकता एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए। इमीडिएटली ही 1959 में सर पॉलिटिक्स हो कहाँ रही थी जब मार्शल लॉ ही लग गया, तो कोई क्या मार्शल लॉ को रेजिस्ट करने में तो पॉलिटिशियन नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी किसी हद तक उस फ्रंट से भी सुकून पाने के लिए 98 अलग अलग पॉलिटिशियंस थे जिनके खिलाफ ये एब्डो के तहत कार्रवाई शुरू की गई। ठीक है। उनमें से 70 थोड़े दानिशमंदाना फैसले के हामिल थे। उन्होंने कहा जी हम लिख के दे रहे हैं कि हम एक्टिव सियासत में 6 साल तक नहीं कोई हाथ वाथ डालेंगे, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें। तो उनका तो वैसे सेटलमेंट हो गया। बाकी जो 28 थे उनमें से 22 जो थे वो सबने कोशिश की करने की, 22 ऐसे थे जिनको सज़ा मिली। ठीक है। और 6 ऐसे थे सिर्फ 98 में से 6। उनमें से कुछ आज भी हयात है? हयात तो कोई भी नहीं है, लेकिन प्रोमिनेंट नाम थे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी थे, वो थे। लेकिन 98 से में अल्टीमेटली 6 थे जिन्होंने कई साल अपने मुकदमे अपने आप को जो भी कुछ करके पैरवी करके और वो बरी हुए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अब ये हुआ कि फ़ौरन ही आपका मार्शल लॉ इम्पोज होता है। उस मार्शल लॉ की चीज़ें भी आपको फ़ौरन नज़र आने लगती हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कहा जाता है कि क्या ज़रूरत है तमाम चीज़ों की, और पॉलिटिशियन से लेके सारी चीज़ों का वो भी सारी चीज़ें एक सेंट्रल कमांडिंग फोर्स हो जाती है। और बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया, ये उस सोच का रिफ्लेक्शन है कि ये लोग जो हैं, ये जो अवाम हैं, इनमें शऊर नहीं है, ये नहीं अपना सही अच्छा बुरा फ़ैसला करने के ये अभी अहल नहीं है। सर देखें हम 60s तक तो पहुँच गए ना, पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। 12 साल तक हमें कोई शऊर नहीं आया।
चले आवाम को संभलने में कुछ वक्त लगता है, नहीं, अपनी वो चीज़ें आप ऑब्जर्व अलमिया करने ये में लगता देखिए कि ये है। वो अवाम 12 है। साल तक हमें नहीं समझ आ रहा था कुछ। जी खुद आप ये देखिए कि ये वो अवाम है जिसने बाकायदगी से, चाहे शऊर नहीं भी था तो मुल्क अपना हासिल कर लिया। 46 के इलेक्शंस कहिए, बाकायदगी से अपना एक मुल्क हासिल करने के लिए वो अहल थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कर में अपने मर्जी के हुक्मरान चूज करने के वो अहल नहीं थे। क्या तो बात ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस होती है। और मेरे ख्याल से अगर किसी भी वक्त पे हबीब जालिब साहब की सबसे बड़ा कमाल, उनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत बड़ा शायर, अवामी शायर सब कुछ कहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से उनका सबसे कमाल ये था कि हालात हाज़रा पे उस मखसूस दौर में इससे अच्छी कमेंट्री कोई नहीं करता था। तो उनकी एक नज़म है और उसका भी मैं थोड़ा सा पस मंज़र दे दूँ। उनकी मुलाकात हुई अबुल हसन हफीज़ जालंधरी साहब से। जालंधरी साहब वैसे तो पार्टीशन से पहले भी शाहनामा इस्लामी या अभी तो मैं जवानों की वजह से मकबूल थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उनकी मुख्तलिफ हलकों से बहुत गहरे रवाबित रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद जो पहला कौमी तराना कायद-ए-आज़म की मौजूदगी में अप्रूव हुआ था, वो जैसे ही कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ वो रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का कौमी तराना अगर जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ होगा तो वो तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़तरे का बायस हो जाएगा। लिहाजा फ़ौरन ही एक नया कौमी तराने का वो हुआ, जिसमें कई लोगों ने उसमें सबमिट की चीज़ें। 3 लोगों के कौमी तराने शॉर्ट लिस्ट हुए, जिसमें ज़ैद बुखारी, हकीम अहमद शुजा और हफीज़ जालंधरी शामिल थे। अल्टीमेटली हफीज़ जालंधरी साहब का हुआ, तो वो उनके रवाबित बहुत अच्छे थे। खाली में पस मंज़र है। इसी दौरान मार्शल लॉ लग चुका था और हबीब जालिब साहब की मुलाकात हुई। हफीज़ जालंधरी साहब थे, तो उन्होंने बताया कि वो मुशीर हो गए हैं। अच्छा। और मुशीर हो गए हैं अयूब खान साहब के। तो उसी के हवाले से हबीब जालिब साहब ने एक नज़म लिखी जिसका उन्वान ही मुशीर है। अच्छा। और वो इस लिहाज से बड़ी कमाल की चीज़ है कि वो बिल्कुल आपको अंदाज़ा बताती है कि क्या है। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फ़िक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग हैं, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है मेहरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी ज़बां खींच ले, इनका घोंटते गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बां पे नाज, चुप हैं वो ज़बां दराज, चैन है समाज में, बेमिसाल फ़र्क है कल में और आज में, अपने खर्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में। आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, हर वज़ीर हर सफ़ीर बेनज़ीर है मुशीर, वाह क्या जवाब है, तेरे जहन की कसम खूब इंतखाब है, जागती है अफसरी कौम महव ख्वाब है, ये तेरा वज़ीर खां दे रहा है जो बयां, पढ़ के उनको हर कोई कह रहा है मरहबा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ जो है निज़ाम उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान। तू यकीन है ये गुमा, अपनी बस दुआ है ये, तू सदर रहे सदा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। सर इस शेर में जो आपने 10 करोड़ का है ना, उसको बस आप 25 करोड़ कर लें और बाकी तो ये आज के हमारे दौर में 65 साल भी पहले लिखी गई थी ये नज़म, 65 साल, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात से, इस एहसास से कि अलावा आबादी के हिंसे के कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई। बिल्कुल सही है, बदकिस्मती है। चले सर इसी पर इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह जब हमारी अगली नशिस्त होगी तो उसमें हम 1960 से लेके 1970 तक जो पाकिस्तान में होता रहा है उसका जिक्र करेंगे, और आई होप सो कि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सुनने को मिले हमारी तारीख के हवाले से। कोशिश कर ढूंढिएगा प्लीज़, अगर कुछ हो तो प्लीज़। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ सर।